आवाज जैसे आई नहीं, हो गई, ठीक है। तो एक बात और कि इसमें क्या होगा, एस्परजिलस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एस्परजिलस में देखो भाई, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं प्रॉपर। कवक सूत्र है वो एन टाइप का था, ठीक है, पटयुक्त था, उसके अंदर केंद्रक थे एक एक, है ना, अगुणित। अब उसके बाद कवक तंतु जो था उसने एक संरचना बनाई, उसे एस्कोगोनियम बोलेंगे, ठीक है। ये फूड सेल थी और इसके बाद पहले तंतु बनेगा, फिर एस्कोगोनियम, और ऊपर वाला जो घुमा हुआ सिरा है उसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, साइड से इसमें पुंधानी और स्त्रीधानी दो संरचनाएं बन गई, यानी पुंधानी नर संरचना और स्त्रीधानी तो मादा संरचना, ठीक। उसके बाद इनमें क्या होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट यानी युग्मक धानी संलयन, युग्मक धानी संलयन होगा। अब ये युग्मक धानी संलयन के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, आप लोग को फिर से बता देती हूँ क्योंकि आपने नहीं लिया ना ऑनलाइन क्लास। तो युग्मक धानी संलयन का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में उनकी भित्ति गल जाएगी, युग्मक धानियों की, दोनों के केंद्रक एक कोशिका में आ जाएंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें होती है, देखो भाई, जब भित्ति गल गई तो सबसे पहले क्या जुड़ेगा आपस में, क्या मिलेगा, प्लाज्मा, यानी कि इसका जो तरल पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो जब सबसे पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य संलयन के बाद फिर क्या होगा, केंद्रक का संलयन होगा, ठीक। तो पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य संलयन, उसको कहते हैं अंग्रेजी में प्लाज्मोगेमी, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रक जुड़ेंगे तो उसे केंद्रक लयन, या उसे कहेंगे क्या, कैरियोगेमी, क्योंकि केंद्रक को अंग्रेजी में कैरियोन लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो पहले कोशिका द्रव्य जुड़ गया, फिर केंद्रक जुड़ गए, ठीक है। उसके बाद अब ये कई बार क्या होता है, एक विशेष संरचना बनती है, ये डायरेक्टली क्या होगा, इसमें एक विशेष संरचना बनेगी और उस विशेष संरचना को क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशियम। क्या, एक मिनट, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लिस्टोथीशियम, ठीक है। क्लिस्टोथीशियम फिर जो संरचना होगी वो आगे जाकर के क्या करेगी, उसकी स्ट्रक्चर, ये कंडीशन है ना, अभी एक हो गई ना पूरी जुड़ करके, एक ही कोशिका में आ गई, क्योंकि पुंधानी तो धीरे धीरे फिर गल जाती है, उसका कोई महत्व तो रहा नहीं, उसके केंद्रक किस में आ गए, स्त्रीधानी में आ गए। अब क्या होगा, क्लिस्टोथीशियम बनने के बाद ये जो केंद्रक था वही अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ इसमें एक बार अर्धसूत्री, वही जैसा पैजाइजा में हो रहा था, लगभग सबका बराबर ही चलता है, एक बार अर्धसूत्री और एक बार समसूत्री विभाजन होगा, और टोटल क्या होगा, 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, 8 एस्कस बीजाणु बनते हैं, और 8 के 8 एस्कस बीजाणु जब बाहर आएंगे तो वो क्या करेंगे, नए नए माइसीलियम बना लेंगे, ठीक है। जैसा पैजाइजा में हो रहा था वैसा ही यहाँ भी होगा। ये है पूरे एस्परजिलस का क्या है, ये लाइफ साइकिल, ठीक है। एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक बार समसूत्री विभाजन होगा। एक बात और, क्लिस्टोथीशियम की शक्ल दिखा देते ढंग से जो बना करके, फर्स्ट ईयर की क्लास तो कंटिन्यू चल रही है मेरी, 1 डे से, जब से ज्वाइन किया तब से चल रही है, 2 नवंबर से। वो मैंने छुट्टी उट्टी ली, छुट्टी हुई वो एक अलग बात है, ये तो कंटिन्यू। ठीक, तो ये इस तरीके की संरचना बन जाती है, उसे बोलते हैं हम क्या, क्लिस्टोथीशियम। ये बाद में जब फट जाती है ना तो इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ से यूं ऐसे फटेगी अलग से, फिर इसमें से क्या होगा, एस्कोस्पोर निकलेंगे। एक ने कितने बनाए, 8 बनाए ना, तो ऐसे बहुत सारी असंख्य संख्या में बनेंगे, ठीक। ये हो गया इसका एस्परजिलस का क्या, लैंगिक जनन।
ठीक है, ये पूरी इसकी राम कहानी खत्म। अब इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। व्हाइट रस्ट का मतलब होता है श्वेत किट या सफेद रोली का रोग। ठीक है, तो सुना है कभी सफेद रोली सरसों में लग जाती है? नहीं सुना? भरतपुर में हो गया, भरतपुर के बच्चों को ये नहीं पता? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, यहाँ की जो वातावरण है ना भरतपुर का, उस हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ खेती किसकी होती है? सरसों की हो सकती है, कोई और फसल नहीं उग सकती इतने अच्छे से यहाँ। ठीक, उगा लो वो एक अलग बात है, कपास वगैरह गांव देहात की तरफ उगाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, गेहूं वगैरह उगता है, लेकिन यहाँ की जो इसीलिए क्योंकि यहाँ सरसों के लिए सबसे बढ़िया एनवायरमेंट है, सबसे बढ़िया वातावरण है, इसीलिए यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में खोला गया। नहीं तो नहीं खोलते ना, यहाँ की जहाँ जिसकी पैदावार होगी उसी का तो खोलेंगे। ठीक है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र में आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, कई बार आता है। अब तो सर्दी आ गई तो जनवरी में प्रकोप ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कोरोना तो जंतुओं के लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन पौधों के लिए होती है, यानी एक कवक होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोपस बोलते हैं, एल्ब्यूको बोलते हैं, दूसरा नाम उसी का ही है। तो वो कवक क्या करता है, हवा के साथ उसके स्पोर्स में उसके बीजाणु आते हैं। ठीक, कई बार जमीन में रखे दबे रह जाते हैं, वो भी ग्रोथ कर जाते हैं। क्या होगा, सरसों के पेड़ की जो पत्ती है ना, उस पत्ती के ऊपर फफोले जैसे उग जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के। पहले पोस्ट्यूल्स उगेंगे, मतलब पहले ऐसे धब्बा सा आएगा, फिर वो थोड़ा उभर जाएगा। ठीक है, उभरने के बाद वो एक तरीके से जैसे फोड़ा हो जाता है, ऐसे पत्ती की स्थिति हो जाएगी, फिर वो फटेगा। फटेगा तो इसमें से क्या होगा? स्राव होगा, कुछ निकलेगा, ऊज बोलते हैं उसे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ गिर गया, गिरने के बाद ये दूसरी पत्ती पर आएगा तो ये भी तो बीमार पड़ जाएगी। जब किसी पौधे की पत्ती पर ही रोग हो, यानी कि पत्ती सफेद हो गई, तो वो पर्णहरिम तो रहा नहीं उसके अंदर। जब पर्णहरिम नहीं रहा, देखो पर्णहरिम कहो या पर्णहरित कहो, बात एक ही है। क्या होता है पर्णहरिम? पत्ती में पाया जाने वाला हरा रंग। ठीक है ना, जो जिस संरचना के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक, हरित लवक वो कोशिकांग है जिसके अंदर पर्णहरिम नाम का रंग होता है। आगे बात समझ में? तो अब क्या होगा, इसकी जो ये पत्ती है, इसमें जब पर्णहरिम ही खत्म हो गया तो अब ये फोटोसिंथेसिस तो करने से नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा इसमें? जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, उसमें ना फूल आएगा और ना ही फल आएगा, पुष्प क्रम भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक तो है देसी इलाज। देसी इलाज सबसे बेस्ट तो ये है कि एक या दो ही पौधे अगर खेत में रोग से ग्रस्त, तो उन्हें उखाड़ दो और अलग जला दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि उस पेड़ की जो पत्ती है, मतलब पूरा नहीं जला सकते हो तो खेत के किनारे किनारे पर थोड़ा धुआं कर देना चाहिए। नीम वगैरह की पत्ती जला दो तो उससे जो धुआं निकलेगा उससे भी रोग खत्म हो जाता है। फिर इसके अलावा आप लोग पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स, मतलब कवकनाशी दवाइयों का छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, मैनोजेब वगैरह की जो दवाइयां होती तो उसे कहते हैं सफेद रोली या किट रोग। ठीक है, वैसे किट शब्द का मतलब होता है कि धब्बा आ गया है। ठीक है, ये आपके कोर्स में है, इसके अलावा क्लेविसेप्स वगैरह तो है नहीं। तो सफेद रोली रोग के ये तो थे लक्षण। अब किसकी वजह से होता है ये होता है एल्ब्यूगो की वजह से। ठीक है, एल्ब्यूगो एक ऐसा कवक है जिसका दूसरा नाम सिस्टोपस भी होता है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा, जो कवक पौधे के अंदर रहता है ना, कोशिका के अंदर जाके रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? अंतः परजीवी। और जो बाहर रह के सतह पर रोग फैलाए वो बहिर्परजीवी। ठीक है, परजीवी और नतोपजीवी दोनों में अंतर क्या होता है बताओ?
बोलो, नहीं पता? नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता। आ रहा है समझ में क्या पूछ रही हूँ? परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर ये होता है कि जो जीव जीवित जीव से पोषण ले उसे तो कहते हैं परजीवी, ठीक है। और जो सड़े गले को खाए, मरे हुए को खाए, उसे कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी एंड परजीवी, उसमें ये अंतर है, ठीक है। तो ये कैसा है? सिस्टोपस जीवित पौधे को खा रहा है ना हमारे को, तो उसे क्या बोलेंगे? परजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी अब तक पढ़े, जैसे एस्परजिलस पढ़ा, पेजाइजा पढ़ा, वो क्या थे? मृतोपजीवी, सड़े गले को। अभी ये क्या है? परजीवी, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहले किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण कहाँ, कैसे, क्या है, कौन सा जीव है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गीकरण के लिए क्या क्या आता है? प्रभाग। देखो, इससे पहले एक भी क्लास नहीं लिया ना तुमने। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण के तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे, टैक्सॉन, वर्गक होते हैं, है ना? याद हो तो ठीक है, नहीं तो बता देती हूँ। एक ट्रिक होती है कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो, फैमिली, गॉसिप साथ में, ठीक है। यानी के फॉर किंगडम, किंगडम मतलब जगत। पी फॉर फाइलम होता है वैसे तो, लेकिन जब पौधों के लिए यूज करते हैं तो फाइलम की जगह डिवीजन शब्द यूज किया जाता है, और डिवीजन को क्या कहेंगे हम? प्रभाग, ठीक। उसके बाद आता है क्लास, क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग। उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कहते हैं? गण। उसके बाद फैमिली, फैमिली मतलब हो गया कुल। कुल के बाद आता है जीनस, जीनस का मतलब होता है वंश। और उसके बाद आता है स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है जाति। जंतुओं में तो इतनी कहानी खत्म, लेकिन पौधों में इससे आगे की कहानी चलती है। जाति के बाद वैरायटी वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। उसमें प्रकार है, जैसे आम है तो आम की बहुत सारी जातियां क्या प्रजातियां भी होती है ना, लगभग 1000 प्रकार के आम तो इंडिया में मिल जाएंगे। तोतापुरी, दशहरी, लंगड़ा आम, गोला आम, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सब वेराइटीज वगैरह आती है, क्लियर। तो इसी तरीके से ये सब क्या हो गए? इसके वर्गक, क्या बोलते हैं इन्हें? देखो ये वर्ग है, ये याद रखना, और ये वर्गक है। वर्गक मतलब टैक्सॉन, ठीक है। फिर इन टैक्सॉन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? इनके अंतर्गत लक्षणों के आधार पर जिसके लक्षण जिसके समान होंगे उन्हें उस वर्ग में रख दिया, उस वर्गक में रख दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे सभी पौधों का, पौधे किसे कहेंगे? हर वो कोशिका जिसमें एक कोशिका भित्ति होती है उसे क्या कहेंगे? पौधा। कोई भी कोशिका हो, अगर उसमें कोशिका भित्ति है तो उसे पादप जगत में रखा जाता है जनरली, ठीक है। लेकिन आपने एलेक्सोपोगस का वर्गीकरण है आपके कोर्स में। कुल मिला के बात यह है, हर पौधे को या हर कोशिका को जिसमें कोशिका भित्ति है उसे पौधा कहा, ऐसा कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं ना उन्हें, और भी 2-4 साइंटिस्ट ने ये बात कही। लेकिन बाद में जो पंच जगत प्रणाली दी गई है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है, विटेकर ने दी है वो। तो विटेकर की पंचगत प्रणाली में फंजाई को अलग वर्ग में रखा गया था, यानी कि कवकों का अपने आप में एक अलग वर्ग है, और कवकों के लिए फिर बाद में इनको पौधे में नहीं माना जाता। जनरली इनको बिल्कुल ही अलग मानते, क्योंकि पौधा उसे माना जाता है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो। तो कवकों का एक ही वर्ग है, उसे कहते हैं क्या? यूमाइकोटा। और इसके अलावा एक वजह ये भी है कि कवक में कोशिका भित्ति तो होती है कोशिका के अंदर, लेकिन वो किसकी बनी होती है? काइटिन, ठीक है। जबकि पौधों में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज या हेमिसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब बात करें हम इसके सबसे पहले वर्गीकरण की, तो इसको इसी आधार पे क्या करेंगे? वंश, गण, कुल, इन सब में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आता है प्रभाग।
प्रभाग के बाद उप प्रभाग, हर किसी को उप प्रभाग में डिवाइड किया जाए कोई जरूरी नहीं होता। प्रभाग इसका आ जाएगा यूमाइकोटा, इसमें सत्य फंजाई या सत्य कवक आते हैं। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से समानता दर्शाते हैं। जो जीवाणु से समानता दर्शाते हैं उनको क्या कहेंगे फिर? मोल्ड। ठीक है, मोल्ड, मोल्ड मतलब आधे जीवाणु और आधे कवक, ठीक, उनके बीच की दोनों की अवस्था आ गई उसमें। उसके बाद आता है उप प्रभाग मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना के बाद अगला आता है संवर्ग यानी कि क्लास। कूमाइसिटीज, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें याद रखना। कवकों में कहीं ना कहीं देखो आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है एक्सेप्शन, अपवाद, हर जगह मिलता है। सब एक जैसे हैं, कोई एक होगा जो सबसे खिलाफत करेगा, है ना। तो कूमाइसिटीज एक ऐसा वर्ग है, ऐसा कवक वर्ग है जिसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कभी भी काइटिन की बनी हुई नहीं होती है उसमें, लेकिन सेल्यूलोज भी नहीं होता। अगर सेल्यूलोज होता तो फिर तो शायद इसे पादप जगत में डालने की कोशिश करते, ऐसा भी नहीं है। तो ओमाइसिटीज वन एंड ओनली है, ठीक है, ऐसा कवक वर्ग जिसमें काइटिन की कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। प्रभाग हो गया, उपप्रभाग, फिर वो हेमीसेल्यूलोज वगैरह उसमें कुछ अमाउंट में होता है, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज नहीं होता है, याद रखना। प्रभाग हो गया, उपप्रभाग हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग के बाद अगला आता है गण, पेरेनोपाइरेंस। जहां एल्स वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो टर्म है ही क्या? ऑर्डर है, ठीक है। जैसे एसी शब्द आ जाए तो उससे पता चल जाता है कुल है, ठीक, जैसे ब्रेसिकेसी वगैरह ये सब फैमिलीज हो गई। ऑर्डर के बाद अगला आएगा कुल, क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं? एल्ब्यूगो पढ़ रहे हैं। एल्ब्यूगो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी होती है एल्ब्यूनेसी। कुल हो गया, एल्ब्यूनेसी। गण हो गया, कुल हो गया। उसके बाद वंश आता है, ठीक है, सॉरी, एल्ब्यूजिनेसी। उसके बाद आ गया वंश, वंश में आ गया एल्ब्यूगो। और एल्ब्यूगो का पुराना दूसरा नाम जो है वो है सिस्टोपस। ये कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको पूरे को हम? बताओ क्यों पढ़ रहे हैं, बोलो। क्योंकि ये सरसों में सफेद रोली रोग उत्पन्न करता है या श्वेत किट रोग। ठीक है, सरसों में क्या है? श्वेत किट रोग का कारक है, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है, जब जरूरत ही नहीं है तो पढ़ते क्यों, ठीक, तो जरूरत है इसकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जाति, जाति में तो बहुत सारी है, अप्रोक्सीमेटली 30 के करीब, है ना, 30 के आसपास जातियां प्रजातियां होती है इसकी। तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ज्यादातर 17 जातियां तो भारत में ही है इसकी, ठीक है। एक ही वंश है एल्ब्यूगो और इसकी 17 प्रजातियां तो अकेले भारत में है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, उष्ण कटिबंधीय इलाकों का मतलब ज्यादातर जहां न ज्यादा सर्दी पड़ती है न ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अपने भरतपुर का मौसम है ना, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। वो बात और है कि एक बार सर्दी का मौसम हो गया तो सर्दी ज्यादा पड़ गई, जून में भी गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के यहाँ की कंडीशन ऐसे वेस्ट इंडीज या न्यूयॉर्क जैसी तो नहीं है ना कि हर समय ही सर्दी रहे, हर समय बदलता हुआ मौसम जहाँ होता है वहां एल्ब्यूगो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका पूरा आप कर लीजिए। ठीक, हो गया। आज तो बच्चे ज्यादा आए थे। ओहो।